तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू के बारे में। तो पब्लिक रेवेन्यू मतलब पब्लिक मतलब जैसे बताया था पहले कि लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के जिससे गवर्नमेंट बनती है, और रेवेन्यू मतलब जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आता है, कौन से वेरियस सोर्सेस है, भले वो टैक्स हो नॉन टैक्स हो। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे, और उसमें कौन से कंपोनेंट है वो भी देखने वाले हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। तो जैसा मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ इनकम किसको आता है, गवर्नमेंट को, फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज। अब वो सोर्सेज कौन से वो भी देखने वाले हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक रेवेन्यू एक परमानेंट पोजीशन होल्ड करता है किसमें, पब्लिक फाइनेंस में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मतलब ये हमेशा इसमें रहता ही है, पब्लिक रेवेन्यू का कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस में हमेशा। Thus the necessity of public revenue arises due to पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होने की वजह से पब्लिक रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर होगा तो गवर्नमेंट को करना होगा। एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट को करना है तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आना ही चाहिए। रेवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करेगा। तो इस वजह से पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों एक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कौन से हैं। तो जो पब्लिक रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, उसके मेन सोर्सेज कौन से हैं। तो पहला है टैक्सेस, और मतलब टैक्स। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इनकम पे टैक्स लगाती है, भले वो 2%, 4%, 5%, उसे कहते हैं। तो टैक्स का डेफिनेशन मतलब टैक्स क्या होता है, ये प्रोफेसर टॉसिक ने बताया है। द एसेंस ऑफ अ टैक्स as distinguished from other charges by government is the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। तो ये जो डेफिनेशन मतलब प्रोफेसर टॉसिक ने बोला है, इसका मतलब क्या है। तो इसका जैसे इन्होंने बोला है कि टैक्स है एक अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ चार्ज है जो लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो को किसके बीच में, टैक्स पेयर और पब्लिक अथॉरिटी। क्विड प्रो को मतलब कि जो पब्लिक रहती है या फिर इंडिविजुअल है, वो जो इनकम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जो भरता है, कितना भी परसेंट जितनी इनकम है उसके हिसाब से जो टैक्स लगा स्लैब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड है, तो उसमें वो जितना भी टैक्स भरता है तो उसके लिए उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, डायरेक्ट बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिलता। भले वो टैक्स भर रहा है लेकिन उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्विड प्रो को मतलब उसको एब्सेंस ऑफ क्विड प्रो को है, मतलब उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सेकंड जो है डेफिनेशन, या फिर प्रोफेसर सेलिगमैन इनके द्वारा, इनके हिसाब से क्या है टैक्स। तो अ टैक्स इज़ अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है स्पेशल कंपलसरी कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल के ऊपर, जिसमें उस इंडिविजुअल को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता डायरेक्ट ऐसा। और जो और अभी हम देखते हैं कि टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेकंड फर्स्ट है, इट इज़ अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या है कि टैक्स एक इंडिविजुअल को भरना ही पड़ेगा अपनी सरकार को, और ये लीगली बाइंडिंग है उस इंडिविजुअल को। जो इंडिविजुअल कमाता है या फिर उसको सैलरी जो भी उसको आता है, तो उसको उसका कितना परसेंट तो देना ही पड़ेगा जितनी उसकी सैलरी है। और ये एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट को, पब्लिक रेवेन्यू में ये टैक्स एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट को, जहाँ से बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन इंडिया में इसका परसेंट बहुत लो है, बहुत मतलब बहुत लो है कि जितना कि जैसे कि 100 लोग हैं तो सिर्फ 2 लोग ही उसमें से टैक्स भर रहे हैं। इंडिया में ये कंडीशन है, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पब्लिक रेवेन्यू आता नहीं है टैक्स में से। तो सेकंड है, टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू इनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो टैक्स एक टैक्स पेयर के द्वारा भरा जाता है ताकि गवर्नमेंट अपने जो खर्चे हो रहे हैं उसको उठा सके, और सोसाइटी के मतलब समाज है उसके हित में काम कर सके। तो थर्ड है, द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट
एंड प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स और सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स। तो जो टैक्स भरा जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, तो ऐसा उसमें ऐसा नहीं कि उस इंडिविजुअल को बाद में कुछ डायरेक्ट या फिर कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर सर्विसेज मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि उसने टैक्स भरा। तो ऐसा कुछ नहीं, उस इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। फोर्थ है टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और इन कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? पहला है एक इंडिविजुअल के इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कुछ लैंड है या फिर कुछ घर है किसी इंसान उसके ऊपर, और फिर बाद में गुड्स है, कमोडिटी मतलब, या फिर सर्विसेज है, तो उनके ऊपर लगाया जाता है टैक्स। और ये जो कैनन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है, इसमें क्या है कि एडम स्मिथ जो कि फाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, उन्होंने 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बताए हैं। पहला है कैनन ऑफ इक्वलिटी और इक्विटी। तो इक्वलिटी मतलब सबको समान बांट देना कोई भी चीज़, मतलब भले जैसे कि आप समझो कि एक इंसान थोड़ा जाड़ा है और एक पतला है, या फिर ऐसा समझे कि एक इंसान ज़्यादा खाता है और दूसरा इंसान कम खाता है, लेकिन इक्वलिटी अगर कॉन्सेप्ट इधर लाए तो उस ज़्यादा खाने वाले को इंसान को भी 2 ही रोटी मिलेगा और पतले जो कम खाता है उसको भी 2 ही रोटी मिलेगा। लेकिन इक्विटी अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो इंसान ज़्यादा खाता है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम खाता है उसे कम मिलेगा। ये है इक्विटी और इक्वलिटी में डिफरेंस। तो स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन विल पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। इट मीन्स रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स कंपेयर टू द पुअर। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने हैसियत के हिसाब से या फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से ही टैक्स पे करेगा। अगर वो कम कमाता है तो कम पे करेगा टैक्स, ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा पे करेगा, ये बताया गया है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इसका मतलब क्या है? तो स्मिथ के हिसाब से टैक्स पेयर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टैक्स ही हैज़ टू पे। मतलब टैक्स पेयर को मालूम ही रहना चाहिए कि इतना कमाएगा तो उसे इतना भरना ही है, तो उसको पता रहना चाहिए कि कितना मुझे भरना पड़ेगा। तो एट व्हाट टाइम ही हैज़ टू पे, मतलब कभी उसको पे करना है टैक्स, और कौन से फॉर्म में टैक्स उसे पे करना है गवर्नमेंट को, ये सब उसे पता रहना चाहिए। ये 3 बातें कि कितना पे करना है, कब पे करना है, और कौन से फॉर्म में पे करना है गवर्नमेंट को, वो भी, ये सब 3। मतलब कि जैसे कौन से फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में, ये उसका मेन मीनिंग। और थर्ड है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। मतलब उसके स्मिथ ने मतलब इस कैनन में बताया है कि एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर। मतलब हर टैक्स ऐसे हिसाब से लगाना चाहिए और ऐसे समय पर लगाना चाहिए ताकि हर एक टैक्स पेयर को इसमें कन्वीनियंस या मतलब सुविधा हो, या फिर कुछ डिफ़िकल्टी ना हो पेमेंट करने में हो। ये है इसमें। और कैनन ऑफ इकोनॉमी फोर्थ। तो इस कैनन के हिसाब से द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी द मिनिमम। जो टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया रहती है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस रहता है, मतलब टैक्स कलेक्शन का, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए। इफ़ अ मेजर पोर्शन ऑफ द टैक्स प्रोसीड्स स्पेंट ऑन द टैक्स कलेक्शन इट्सेल्फ देन सच अ टैक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड टैक्स। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है 100 रुपये, लेकिन वो प्रोसेस जो गवर्नमेंट अपना रही है टैक्स कलेक्शन में, उसमें गवर्नमेंट का प्रोसेस में 200 रुपये जा रहे हैं, तो वो एक गुड टैक्स नहीं कहलाएगा, वो एक बैड टैक्स कहलाएगा। और अगर गवर्नमेंट का प्रोसेस में, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है टैक्स कलेक्शन में, उसमें गवर्नमेंट को 50 रुपये का कॉस्ट आ रहा है और टैक्स आ रहा है 100 रुपये, तो गवर्नमेंट को 100 माइनस 50 का प्रॉफिट हुआ, तो ये गुड टैक्स है। ये है इसका मीनिंग। और अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने जैसे बताया था वही इसमें सब दिया है कि इट इज़ पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो टैक्स रहता है डायरेक्ट टैक्स, ये एक इंडिविजुअल के द्वारा भरा जाता है, पे किया जाता है, जो कि उसके इनकम पे लगता है और उसके प्रॉपर्टी पे लगता है। इनकम मतलब जो उसको सैलरी या फिर जो भी उसका प्रॉफिट होता है, बिजनेसमैन है तो उसका प्रॉफिट, और कोई एम्प्लॉय है कोई भी कंपनी में कामगार है तो उसका सैलरी के ऊपर लगेगा जो टैक्स, मतलब उसकी इनकम हुई उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी मतलब किसी इंसान के किधर प्रॉपर्टी, कुछ घर है या फिर कुछ शॉप्स है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं, इनकम और प्रॉपर्टी। तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है ये, तो ये किसके द्वारा भरा जाता है? जिसके ऊपर ये लगाया जाता है, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर। और ये जो बर्डन है, मतलब ये जो टैक्स का उसके ऊपर बोझ लगाया या फिर लगाया गया है टैक्स, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, उसे भरना पड़ेगा कैसे भी।
तो इसमें मतलब इम्पैक्ट इंसिडेंस ये डायरेक्टली फॉलो करता है उसी इंसान के ऊपर जिसके इनकम है, और उसी की जो प्रॉपर्टी है उसको ही भरना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरा भर पाएगा। जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, तो उसकी जितनी वेल्थ टैक्स है उसको उस हिसाब से, और उसकी जो इनकम है उस हिसाब से उसको भरना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरा भरे। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, तो ये कब लगाया जाता है या फिर कब भरा जाता है, जब कोई भी कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी है वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, या फिर कुछ बिस्कुट्स या फिर वेफर्स प्रोडक्शन कर रही है, तो जब जितना प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से गवर्नमेंट को उसको टैक्स भरना पड़ता है। और फिर बाद में वही टैक्स जो वो कंपनी है जितना भरा है, थोड़ा उस जो कमोडिटी है उसमें उस हिसाब से जितना टैक्स लगाया वही कमोडिटी एमआरपी लगा देते हैं, और फिर बाद में वही टैक्स हम इंसान जो कॉमन पीपल है वो भरते हैं। तो इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। मतलब ये प्रोडक्शन के समय लगाया जाता है, या फिर कोई कमोडिटी सेल होती है, जैसे क्लोथ्स हम लेने जाते हैं शॉप्स में तभी लगाया जाता है, या फिर कोई कमोडिटी हम खरीदते हैं, या फिर सर्विस हम लेते हैं किसी से, तो उस टाइम पे लगाया जाता है। तो ये जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का, ये शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो जैसे कि जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी है, तो वो उसने कोई भी प्रोडक्शन किया, जैसे बाइक्स या कार्स का प्रोडक्शन किया, तो उस समय उसके कमोडिटी के ऊपर लगा टैक्स, तो उसने गवर्नमेंट के ऊपर भर दिया। फिर वो कंपनी कॉमन पीपल के ऊपर वो टैक्स शिफ्ट करेगी, तो फिर बाद में वो टैक्स का पैसा कौन भरेगा, मतलब टैक्स का अमाउंट हम भरेंगे कॉमन पीपल। एमआरपी तो रहेगा, फिर उसमें एडिशन होगा टैक्स, तो वो इस हिसाब से ये टैक्स शिफ्ट होता रहता है। मतलब वो ढकल सकते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी के ऊपर ढकल नहीं सकते, वो हमें ही भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ढकल सकते हैं एक दो, लेकिन कॉमन पीपल जो है, जो कंज्यूमर है, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसे ही भरना है बाद में लास्ट में। तो जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट हेड्स, तो ये अलग अलग लोगों के ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जीएसटी लगाया गया है इन इंडिया, वो उसने सब फॉर्म्स के इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी ये रिप्लेस कर दिया, और खाली एक ही हमें टैक्स भरना पड़ता है, वो है जीएसटी। आपको पता रहेगा कि जैसे जीएसटी लग्जरी गुड्स है उनके ऊपर 28% है, जो एकदम रेगुलर गुड्स है एकदम, या फिर जो भी लो प्राइस के गुड्स है उनके ऊपर टैक्स कम है। तो अभी हम देखते हैं, ये थोड़ा बताया है आपको ब्रीफ में कि अलग अलग टैक्स के जो रहते हैं वो क्या है। जैसे डायरेक्ट टैक्स आर फर्दर क्लासिफाइड, मतलब डायरेक्ट टैक्स और आगे अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई गए हैं, 3 कैटेगरी में। तो वो कौन से कैटेगरीज है, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, जो मैंने पहले बताया थे। प्रोपोर्शनेट टैक्स कब लगाया जाता है, ये व्हेन अ टैक्स इज लेविड एट द सेम एंड कांस्टेंट रेट ऑन ऑल इनकम्स, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स वो होता है जो कि सेम और कांस्टेंट रेट पे जितने भी इनकम है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लगाया जाता है, उसे प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। मतलब सेम और कांस्टेंट रहता है ये इसका रेट, इस प्रोपोर्शनल टैक्स का। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब ये ऐसा टैक्स है जो इंक्रीज़ होता है, जैसे इंक्रीज़ होता है इनकम में, तो इंक्रीज़ इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज़ इन टैक्स। इसका मतलब ये है, इन इंडिया भी है, हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब जो अगर इंसान की जैसे इनकम बढ़ रही है तो उसका टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। रिग्रेसिव टैक्स मतलब इन रिग्रेसिव टैक्सेशन द लार्जर द इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर, द स्मॉलर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टैक्स लेविड ऑन हिम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर बहुत छोटे प्रोपोर्शन पे लगेगा टैक्स। इसका ये मतलब बहुत कम रेट पे लगेगा टैक्स। अगर उसका 100 करोड़ इनकम है, तो उसके ऊपर बस 2 लाख या फिर 100 लाख का 1 करोड़ का ही टैक्स लगेगा। और अभी हम दूसरा देखने वाले हैं बी, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। मतलब कौन से सोर्सेस है जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती तो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। तो पहला है जैसे इधर थोड़ा ब्रीफ में दिया है, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब जो गवर्नमेंट को पब्लिक एंटरप्राइजेस
या फिर उधर से जो इनकम आती है गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइजेस है, या फिर गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स मिलते हैं या फिर ग्रांट्स मिलते हैं जो भी अलग कंट्री के द्वारा, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड कर रहती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो अलग अलग सोर्सेस है वो हम देखने वाले हैं। पहला है फीस। टैक्स इज़ पेड कंपलसरी विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयर एज फीस इज़ पेड इन रिटर्न फॉर सर्टन स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि टैक्स वो होता है जिसके जो कि भरा जाता है एक पर्सन के द्वारा, जिसमें उसको बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन फ़ीस कब भरी जाती है, जब एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ सर्विस मिल रही है, उसके बदले में वो पैसा भरता है, तो उसे फ़ीस ये बोलते हैं। तो उसको बेनिफिट मिल रहा है इसलिए उसने फ़ीस भरा है, जैसे कि एडुकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो मैंने जैसे बताया कि लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं और फिर बाद में उस फॉर्म्स के जितने भी पैसे रहते हैं उसके फ़ीस भरते हैं। तो उस वो एक सोर्स हुआ गवर्नमेंट को इनकम का, पब्लिक रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब। और सेकंड है प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो मॉडर्न गवर्नमेंट सेल various types of commodities and services to the citizens. Price is payment made by the citizens to the government for the goods and service. For example, railway fare, postal charge. इसका मेन मीनिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने लोगों को। तो वो कौन से सर्विसेज है, रेलवेज़ हुआ, रेलवे का मतलब टिकट के पैसे हुए, या फिर पोस्टल चार्जेस जो गवर्नमेंट डाकघर मतलब जो हमें खत देने आते हैं डाक, वो सब उसके जो चार्जेस रहते हैं पोस्टल चार्जेस, तो वो ये एक सोर्सेज हुआ गवर्नमेंट को, जो एक पब्लिक गुड्स है ये सब। और स्पेशल असेसमेंट मतलब द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटीज़ गिवन टू देम बाय द अथॉरिटीज़ नोन एज स्पेशल असेसमेंट। इसका मतलब यह है कि जो पेमेंट होता है किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, क्योंकि उसे एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है अथॉरिटी के द्वारा, तो उसे हम स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसा, लोकल बॉडी कैन लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया वेयर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर गिवन टू देम। तो जो एक लोकल बॉडी है एक पर्टिकुलर एरिया के, वो अगर वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, स्पेशल फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड्स और एनर्जी, मतलब पूरा दिन 24 घंटे लाइट, और फिर बाद में वाटर सप्लाई, तो उसके ऊपर जो लगा दिए थोड़े सर्विस चार्जेस या फिर जो भी, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। फाइन्स एंड पेनल्टीज़। तो जैसे कि अगर कोई सिटीज़न है पर्टिकुलर कंट्री का, वो अगर कुछ वायलेट कर देता है पॉलिसीज़ या फिर कुछ रूल्स, तो उसके ऊपर जो फाइन्स और पेनल्टी लगाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज़। ये जो सोर्स है नॉन टैक्स में। तो जैसे कि इधर बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइन्स और पेनल्टी लगाने के, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम आ पाए। तो गवर्नमेंट फ़ाइन और पेनल्टी अगर जैसे लगाएगी, तो गवर्नमेंट को ये एक इनकम का सोर्स है। जैसे कि अभी जो 2019 में गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया था कि जो हेलमेट या फिर जो टू व्हीलर पे 3 लोग बैठेंगे या फिर हेलमेट नहीं पहना रहेगा या फिर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर 5,000 या 6,000 और कुछ लोगों को 24,000 भरने पड़े थे वायलेशन करने के लिए। तो इससे वायलेट किया था रूल्स, इसलिए तो गवर्नमेंट को इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो इसे बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के सोर्स। और फिफ्थ है गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को कोई दूसरी कंट्री ग्रांट्स दे देती है या फिर डोनेट कर देती है, या फिर उसी कंट्री के लोग मतलब जैसे कि बड़े बिजनेस हाउसेस हुए या फिर फर्म्स हुए, वो जो डोनेट करती है गवर्नमेंट को पैसे, तो उस वो भी एक गवर्नमेंट को सोर्स हुआ है इनकम का। लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं है कुछ, वो अपने मर्ज़ी से डोनेट कर रहे, तो वो सब। या फिर गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट दिया किसी ने, तो उधर से जो पैसा आ रहा है तो उसे हम इसमें आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट में। और सिक्स्थ है स्पेशल लेवीज। ये सब मैंने आगे बताया था, वही फिर से रिपीटेड है पहले के वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ लेविड ऑन दोज कमोडिटीज़ द कंजप्शन ऑफ विच इज़ हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। तो ये किन कमोडिटीज़ के ऊपर लगाया जाता है जो कि सिटीजन्स के हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे गुटखा हुआ, विमल हुआ,
और फिर बाद में और भी कैसे अल्कोहल हुआ या फिर ओपियम हुआ, वाइन हुआ, इन सब चीज़ों पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को अ, रोक सके ये सब चीज़ों के कंजम्पशन से। तो इससे गवर्नमेंट को बहुत इनकम आता है ज़्यादा। तो इसे बोलते हैं हम स्पेशल लेवीज। जब गवर्नमेंट कोई भी हार्मफुल चीज़ का कंजम्पशन रोकने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है कोई भी कमोडिटी के ऊपर, जैसे कि पान हुआ, गुड़, विमल हुआ, गुटखा हुआ या फिर अल्कोहल, वाइन हुआ, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल लेवीज। और सेवन्थ है बोरोविंग्स। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। मतलब गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करती है लोगों से, कौन से फॉर्म में, डिपॉजिट्स हुए या फिर जो बॉन्ड गवर्नमेंट बेचती है मार्केट में, पब्लिक बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहता है जो, उसके द्वारा जो पैसे आते हैं उसे हम बोरोइंग में बोल सकते हैं। और कंट्री को फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा भी बोरोइंग मिलता है। जैसे कि यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया को कुछ 100 1 करोड़ या फिर कितने भी 50 करोड़ पैसे दिए, तो वो एक बोरोइंग में आएगा। और फिर बाद में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ पैसे दे दिए हमारे कंट्री को, या फिर वर्ल्ड बैंक ने, तो ये सब आएंगे बोरोइंग। तो लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडल। तो ये सब हम इसे लोन बोल सकते हैं, क्योंकि एक ना एक समय पर कंट्री को ये फिर चुकाने हो गए, तो इसे हम लोन बोल सकते हैं। और ये सब जो लोन लेने की ये एक ट्रेंड है आज के टाइम पे बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है लोगों की वेलफेयर के लिए, लेकिन ये कंट्री के लिए हार्मफुल है। तो ये इसमें बताया गया है। और ये नीचे अभी थोड़ा जीएसटी के बारे में दिया है कि ये कब लाया गया था और कौन सी जो कमिटी थी उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया और क्यों इम्प्लीमेंट किया था और कौन से अमेंडमेंट किया था। तो ये सब आपको ये थोड़ा बताया, आपको नॉलेज आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि सीजीएसटी क्या होता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स लगता है कमोडिटी के ऊपर वो है। और एसजीएसटी क्या होता है, और फिर बाद में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। ये सब आपको आप पढ़ लोगे, आपको थोड़ा समझ आएगा ये सब। और बाद में बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के, ये सब इसमें बताया गया है। तो अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जीएसटी जुलाई 1 2017 को में लाया, इफ़ेक्ट में आया था इंडिया में, तब इसे लागू हुआ था। ये किसके द्वारा प्रपोज किया था, केलकर टास्क फोर्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन जुलाई 2004। इसके अंतर्गत ये केलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये 101 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में, तो जिसकी वजह से जीएसटी लाया जाए। और उसके उसके अंतर्गत जीएसटी सी मतलब काउंसिल बनाया गया था जीएसटी का, जिसमें एक हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, जिसमें रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू, और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर थे, हर स्टेट के थे। और बाद में एम्पावरिंग द काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द स्टेट जीएसटी रेट्स। और फिर बाद में उसके एग्जाम्पशन, मतलब कौन से कमोडिटी को हमें एग्जाम्पशन देना है, और उस टैक्स का थ्रेशोल्ड, मतलब कहाँ तक कितना टैक्स लगाना है, ये सब उसमें डिसाइड किया था। तो जीएसटी क्या है, डिफरेंट है किससे, एक्साइज और सेल्स टैक्स जो इम्पोज होता है उससे अलग है। ये जीएसटी सबका कम्बिनेशन है, जिसमें अभी सब आ जाते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, ये सब जितने भी ये सब अलग अलग टैक्स थे, एडिशनल ड्यूटीज़ और कस्टम्स, सेल वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब अभी जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए, और उनकी जगह अभी खाली क्या आ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब ये टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि कोई गुजरात से अगर कोई कमोडिटी आ गई महाराष्ट्र में, तो ये सीधा आधा % है इसका, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा जाएगा इसका। तो इसका मेन कंट्रोल या फिर इसका जो टैक्स रहेगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। और एसजीएसटी मतलब ये किसके द्वारा लगाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो टैक्स रहेगा वो किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसका स्टेट का टैक्स का पैसा मिलेगा, जो भी गुड्स और सर्विसेज पे ऊपर लगाया जाता है। और ये इसमें मेन बात क्या है कि अगर कोई केरला की गवर्नमेंट ने उस गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन वो बेचे जा रहे हैं कहाँ, महाराष्ट्र में,
लेकिन उसका कंजप्शन किधर हो रहा है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा, ना कि केरला को। और IGST इसका क्या मतलब है? इट इज़ अ टैक्स लेविड ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल बी गवर्नमेंट बाय द IGST टैक्स। इसके मतलब कि जो एक से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन या फिर सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इसके अंदर आता है IGST के अंदर। और कंपनसेशन पार्ट, इट्स फॉर द लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस होता है, उसके लिए कंपनसेशन गवर्नमेंट को मिलता है। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है कि एक यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट होगा। GST मतलब सब जितने भी टैक्स थे उनको रिप्लेस करके एक ही टैक्स लाया, ताकि एक यूनिफॉर्म या फिर यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट बन जाए इंडिया। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए उसको मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको बूस्ट देने के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो पाए, बाहर की कंट्री या फिर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे। और थर्ड है हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉस, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब कि जो अलग अलग लॉस थे, प्रोसीजर थे और अलग जो रेट्स थे, उन सबको कंबाइन करके एक ही बनाया जाए, उनको सब ईजी कर, वो मेन रीज़न था इसका जो बेनिफिट्स वो हुआ। और फोर्थ जो बेनिफिट है कि इससे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। ये सब एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है। और फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री। मतलब इससे जो कंट्री में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये बेनिफिट्स एक्सपेक्ट किए हैं। और बाद में सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम इन द कंट्री, मतलब जो कंट्री में टैक्स सिस्टम है उसको एकदम सिंपल इजी वे में इम्प्लीमेंट कर पाए और सिंपल एकदम रखे, ताकि उसे लेमैन को भी समझे, कॉमन पीपल को भी समझे, इसलिए लाया गया है। और बाद में रिड्यूसिंग फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स, जो कि एक पर्टिकुलर गुड्स का जो फाइनल प्राइस है उसको रिड्यूस करने के लिए इससे लग रहा है कि इससे बेनिफिट होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा बेनिफिट, और क्या बेनिफिट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, इससे ये माना जा रहा है। और बाद में इससे पॉवर्टी कम होगी, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा और मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट को मिलेगा और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को। तो ये इसमें सब बताया गया है। और अगले वीडियो में हम पब्लिक डेट के बारे में पढ़ेंगे और फिर फिस्कल पॉलिसी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ये सब एक्सरसाइज, ये सब।